नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2025 की परीक्षा के लिए जनरल साइंस के 50 बेहतरीन प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 3 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। अभी तक इस सीरीज के लिए 2 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में हमने जो है 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया हुआ है। यह हमारा इस सीरीज का भाग 3 है और भाग 3 में हम आज फिर से 50 इम्पॉर्टेंट और जनरल साइंस के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यह जो प्रश्न है सभी आपके एनटीपीसी की जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। पृथ्वी का जो पलायन वेग है यह कितना होता है प्रश्न में पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न की डिटेल को देख लेते हैं। तो पलायन वेग क्या होता है? यह वह न्यूनतम वेग होता है जिससे अगर किसी किसी पृथ्वी को और मतलब किससे जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर अगर हम फेंकते हैं तो वह जो पिंड होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो उसी वेग को हम जो है पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं। तथा पृथ्वी का जो पलायन वेग है यह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वह न्यूनतम वेग जिससे अगर किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर अगर हम फेंकते हैं तो वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो उसी न्यूनतम वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। तथा पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई होती है पास्कल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो एथिलीन गैस होती है इसका जो उपयोग है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो मैं आपको पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पदार्थ की पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था क्या होती है? ठोस पहली हो गई, दूसरी द्रव हो गई, तीसरी आपकी गैस हो गई और चौथी क्या हो जाएगी? चौथी आपकी हो जाएगी प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं और पदार्थ की जो नवीनतम एकदम 5वीं अवस्था उसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। तो दिए गए प्रश्न में पदार्थ की चौथी अवस्था पूछी गई है तो राइट आंसर आपका प्लाज्मा हो जाएगा। वहीं पदार्थ की 5वीं अवस्था हो जाएगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि मनुष्य का जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, यह हल्का सा क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो हल्का सा क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.35 से लेके 7.45 के मध्य होता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह आपको याद रखना है, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव हुआ था जिस कारण से बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो भोपाल गैस त्रासदी है यह कब हुई थी? तो 2 और 3 दिसंबर की जो रात थी 1984 में, इसी रात को जो है भोपाल में एक फैक्ट्री थी जिसको हम यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री के नाम से जानते थे। इसी फैक्ट्री से जो है इस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइड और इसी गैस के रिसाव से जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यह जो घटना थी यह 2-3 दिसंबर की रात 1984 को घटित हुई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं? तो दिए गए प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा?
छिपकली के अंदर जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डायलिसिस। अगला प्रश्न है, प्रकाश जो होता है यह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में गमन करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, इनको जो है फोटान के नाम से जाना जाता है। फोटान क्या होते हैं? तो ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होता है। शक्ति का मात्रक, उसकी आपको पहचान करनी है। तो शक्ति का जो SI मात्रक है वह वाट होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाट जो है शक्ति का SI मात्रक होता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा किलोवाट, मेगावाट, इसके अलावा आपका हार्स पावर, ये सभी जो हैं शक्ति के अन्य मात्रक हैं, तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं एक हार्स पावर में। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा, जो एक हार्स पावर होता है यह 746 वाट के बराबर होता है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम एक मेगावाट की बात करें, एक मेगावाट कितने के बराबर होता है? तो जो एक मेगावाट होता है यह 1000 किलोवाट के बराबर होता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम एक मेगावाट में कितने वाट होते हैं, ये अगर हम बात करें, तो एक मेगावाट में 10⁶ वाट होता है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो एक मेगावाट होता है ये 1000 किलोवाट के बराबर होता है, और एक मेगावाट में आपके 10⁶ वाट होते हैं, तो दोनों मान आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एक मेगावाट में कितने वाट होते हैं, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁶ वाट हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एक मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 1000 किलोवाट। तो दोनों चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में कितना जूल होता है आपसे पूछा गया है। तो 4.186 जूल होता है एक कैलोरी में, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो जो जेनान गैस होती है इसको जो है स्ट्रेंजर गैस की कैटेगरी में रखा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जेनान गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी के अंतर्गत जो है मिट्टी का यानी कि सॉइल का अध्ययन होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शैवाल का जो अध्ययन है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसमें से आपका प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन जो है आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के तीनों प्राकृतिक बहुलक हैं। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? तो TNG, ट्री नाइट्रोग्लिसरीन इसको बोला जाता है। इसको जो है हम नोबल तेल की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि यह जो विस्फोटक है TNG, इसको जो है नोबल तेल भी कहा जाता है। TNG का पूरा नाम होता है ट्री नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फलों का जो मधुर स्वाद होता है यह किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण जो फल होते हैं ये मीठे होते हैं, तो ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण जो दूध होता है वह खट्टा होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आलू में जो मोजाइक रोग होता है इसका कारण क्या होता है? तो आलू में लगने वाला जो मोजाइक रोग होता है इसका कारण वायरस होता है, यानी कि विषाणु होता है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, विषाणु यानी कि वायरस। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कृत्रिम रेशे का निर्माण मतलब कृत्रिम रेशे का नाम क्या है? तो जो है रेयान होता है, इसको हम कृत्रिम रेशा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रेयान को। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन, जो प्राकृतिक रबड़ है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित बहुलकों में से किसका प्रयोग ना चिपकने वाली यानी कि नॉन स्टिकी कढ़ाई बनाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टेफ्लॉन का जो उपयोग है यह नॉन स्टिकी कढ़ाई को बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट जो होता है इसका जो उपयोग है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, और कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का जो सिद्धांत है किसने दिया था? जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज के द्वारा। ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक नॉटिकल मील कितने के बराबर होती है? तो एक नॉटिकल मील में जो है 1.85 किलोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लाइक्राइमल ग्रंथियां किसकी श्रावण करती हैं, यानी कि जो लाइक्राइमल ग्रंथियां होती हैं क्या श्रावित करती हैं? तो आंसू, हमारे आँख से जो आंसू निकलते हैं उसके लिए जिम्मेदार होती हैं लाइक्राइमल ग्रंथियां, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव तकनीकी रूप से निर्मित इसमें से दो विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन B12 और विटामिन B2, इनका नाम आप याद रखिएगा। विटामिन B12 और विटामिन B2 ये दो विटामिन हैं जो जैव तकनीकी रूप से निर्मित किए गए हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है आपको याद रखना है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन B2 को। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। विटामिन B2 की कमी से आपका किलोसिस नामक जो रोग होता है वह देखने को मिलता है। वहीं विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। आप याद कर लीजिएगा, साइनोकोबालामीन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसको हम वर्क यानी कि कार्य के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा जो कार्य है, कार्य एक अदिश राशि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो अदिश राशि कार्य है और कार्य का जो SI मात्रक है आपका क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक काली खांसी का कारण बनता है? तो यह एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। काली खांसी जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और इसका कारण क्या होता है? तो बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक तत्व जो जल में संरक्षित होता है इसका नाम आपको बताना है। तो सफ़ेद फास्फोरस को जो है जल में संरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सफ़ेद फास्फोरस को। वहीं जो सोडियम धातु होती है इसको हम जो है मिट्टी के तेल में संरक्षित रखते हैं। फैक्ट आप याद रखिएगा, सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में जो है संरक्षित रखा जाता है। वहीं
सफ़ेद फास्फोरस को जो है जल में संरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही है तो उस परिस्थिति में मनुष्य के शरीर का भार में क्या परिवर्तन होगा? तो आप याद रखिएगा, अगर कोई लिफ्ट है, अगर वह एक त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है तो जो शरीर का भार है वह वास्तविक भार से ज़्यादा अनुभव होगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वास्तविक भार से अधिक अनुभव होगा शरीर का भार। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की सम्मिलित संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की जो सम्मिलित संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बल और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और वेग के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वॉट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो अमीनो एसिड में, यानी कि अमीनो अम्ल में जो है पाचन के बाद प्रोटीन जो होता है वह परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राकृतिक रबड़ किसका एक पॉलीमर है? तो आइसोप्रीन का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? जो कत्था होता है यह किस वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है, आपसे पूछा गया है। तो एकेसिया वृक्ष, आप याद देखिएगा, एक वृक्ष होता है जिसको हम एकेसिया वृक्ष के नाम से जानते हैं। इसी की खाल से जो है कत्था को प्राप्त किया, इसी की लकड़ी से जो है कत्था को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न में आपका खैर या इसको एकेसिया के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो इसी की लकड़ी से जो है कत्था प्राप्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस को जो है पारिस्थितिकी दुश्मन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, यूकेलिप्टस को। लकड़ी जलाने पर मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो लकड़ी के जलाने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? इसमें से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा जो होता है यह एक जल प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो कॉपर यानी कि तांबा जो है जल प्रदूषक नहीं होता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो अगर कोई द्रव है वह वाष्प में बदलता है तो उस परिवर्तन को हम वाष्पन कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वाष्पन। अगला प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में अगर बर्फ का कोई टुकड़ा तैर रहा है, फिर बाद में टुकड़ा जो पूरी तरह से अगर पिघल जाएगा गिलास के अंदर, तो जो गिलास में पानी का तल होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो इसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पानी का तल होगा वह अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई गिलास है, इस गिलास में यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें कोई बर्फ का टुकड़ा अगर तैर रहा है, अगर वह बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है, जो पानी का तल है वह अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जो घड़ा होता है, जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें रखा हुआ जो पानी होता है वह ठंडा हो जाता है। तो वाष्पीकरण के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। तापगतिकी का जो प्रथम नियम है यह सामान्यतः किससे संबंधित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित होता है तापगतिकी का प्रथम नियम। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, उसकी आपको पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा एक यौगिक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा एक यौगिक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक इसमें से कौन सा है? इसमें से रासायनिक यौगिक कौन सा है उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? अमोनिया। अमोनिया को हम NH3 के नाम से जानते हैं और यह एक रासायनिक यौगिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसका सूत्र होता है NH3। अमोनिया एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध जो है बहुत ही तीखी होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह पहली बार किसने बताया था? तो पहली बार यह बताया गया था कणाद के द्वारा। यह एक भारतीय महर्षि हैं कणाद। इन्हीं ने सर्वप्रथम बार बताया था कि विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो एंडरसन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिस्टोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो मेयर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिस्टोलॉजी शब्द का जो पहली बार प्रयोग है यह मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ की होती है? तो तलवे की। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पैर का जो तलवा होता है उसकी जो त्वचा होती है वह सबसे मोटी होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है जो NTPC की परीक्षा के लिए बन सकते थे। 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के भाग 3 में उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। यह सीरीज आपके आगामी NTPC 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप जरूर ध्यान से 2 से 3 बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।